हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 9 और 10 मई 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाई हिमाचल प्रदेश स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, हाउ मेनी पीपल ऑफ द स्टेट फेल्ट एंशियस एंड डिप्रेस्ड बाय रीडिंग एंड वॉचिंग कोविड रिलेटेड आर्टिकल्स। हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कितने लोग कोविड से संबंधित लेखों को पढ़ने और देखने से चिंतित और उदास महसूस करते हैं। ये हैं चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 50%। तो हिमाचल प्रदेश के 50% लोग ऐसे हैं जो कोविड से संबंधित लेखों को पढ़ने और देखने के बाद चिंतित और उदास महसूस करते हैं। और ये सब कुछ पता लगा हिमाचल प्रदेश स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था। इस सर्वे में काफ़ी एस्पेक्ट्स कवर किए गए, काफ़ी इश्यूज कवर किए गए। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो वर्ष 2021 के पहले 3 महीनों में हिमाचल प्रदेश के लगभग 218 लोगों ने सुसाइड कमिट किया है। और पिछले वर्ष यानी कि 2020 के पहले 3 महीनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो 60% ये केसेस ज़्यादा हैं। वर्ष 2019 में 709 लोगों ने सुसाइड कमिट किया था और वर्ष 2020 में 856 लोगों ने सुसाइड कमिट किया था हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा वर्ष 2020 के जून, जुलाई और अगस्त महीने में देखा जाए तो 311 लोगों ने सुसाइड कमिट किया था। और ये जून, जुलाई और अगस्त 2020 के ऐसे महीने थे जो कि कोविड पैंडमिक के लॉकडाउन के फर्स्ट फेज थे। अगर बात की जाए इनके एज गैप की तो 25 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के लोग थे जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था। अगर बात करें फैक्टर्स की तो मैरिटल डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल इश्यूज, ड्रग एडिक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब स्ट्रेस और फैमिली प्रॉब्लम्स, इस तरह के फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को सुसाइड कमिट करना पड़ा। इसके अलावा वर्ष 2021 के जनवरी में 66 लोगों ने सुसाइड कमिट किया, फरवरी में 70 लोगों ने और मार्च में 82 यानी कि 82 लोगों ने सुसाइड कमिट किया था। और पिछले वर्ष के जनवरी में 47 और फरवरी में 44 और मार्च में 43 लोगों ने सुसाइड कमिट किया था। इसके अलावा इस सर्वे में कुछ और बातें भी पता लगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के 42.92% लोग ऐसे हैं जो कि अपने और अपने फैमिली की सिक्योरिटी के और अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी चिंतित हैं। 40.46% लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल लॉसेज जो कोविड पेंडेमिक की लॉकडाउन की वजह से हो रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं। और 50% लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी एंशियस और डिप्रेस्ड फील करते हैं कोविड रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ के और टीवी में देख के। इसके अलावा 2.42% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि सुसाइड करने की कोशिश की और 4.17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि साइकेट्रिक को कंसल्ट किया यानी कि मनोवैज्ञानिक को कंसल्ट किया। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की, इसका हेडक्वार्टर है शिमला के बालूगंज में। इसके चेयरमैन हैं अमिताभ अवस्थी जो कि हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं। और इसके सीईओ हैं डॉक्टर संजय पाठक। और हिमाचल प्रदेश का हिमाचल हॉस्पिटल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन भी शिमला के बालूगंज में स्थित है, जिसके सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर संजय पाठक। नेक्स्ट इज, State Excise and Taxation Department has registered how much % revenue growth in April 2021 in comparison to April 2019? राज्य आबकारी और कराधान विभाग ने अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2021 में कितने प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की है। ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9%। तो अप्रैल 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए तो अप्रैल 2021 में स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने 9% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। तो हिमाचल प्रदेश के स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2021 में 642 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जो कि अगर अप्रैल 2020 के कंपैरिजन में देखा जाए तो उस समय था 76 करोड़ और अप्रैल 2019 में था 590 करोड़। और जो अप्रैल 2021 का है वो 9% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल 2019। इसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं वो परफॉर्मेंस के तौर पर 4% इंक्रीज़ की है वित्तीय वर्ष 2020-21 में। और अप्रैल 2021 में 429 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट हुआ है, जो कि हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन है अभी तक का। अप्रैल 2020 में 43 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया गया था और अप्रैल 2019 में 333 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया गया था। इसके अलावा अगर एक्साइज फंक्शन में देखा जाए तो अप्रैल 2021 में 142 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था, अप्रैल 2020 में 8 करोड़ और अप्रैल 2019 में 155 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था एज ए एक्साइज फंक्शन।
अगर बात करें हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर की तो वो है महेंद्र सिंह। इनका चुनाव क्षेत्र है धर्मपुर, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा महेंद्र सिंह हमारे जल शक्ति, हॉर्टिकल्चर और सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं। Which organization has started a cycling expedition to commemorate the 61st Raising Day in लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति जिले में 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किस संगठन ने एक साइकिल अभियान शुरू किया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर साइकिल अभियान शुरू किया लाहौल स्पीति में, और लाहौल स्पीति के स्टिंगिरी जगह से इस साइकिल अभियान को शुरू किया गया और प्रोजेक्ट दीपक के जो मेंबर हैं उनके द्वारा इसे शुरू किया गया। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 61वें स्थापना दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को सेलिब्रेट करने के लिए इस साइकिल अभियान को शुरू किया गया, और जो हमारी पीर पंजाल रेंजेस हैं उसके जरिए इस साइकिल अभियान को चलाया गया, और 7 मई को प्रोजेक्ट दीपक का हेडक्वार्टर है शिमला में, वहाँ पे इसे समाप्त किया गया। बात करें प्रोजेक्ट दीपक की, तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड को हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए प्रोजेक्ट दीपक को शुरू किया गया था, और इसके चीफ इंजीनियर थे कर्नल SN पुंज, याद रखिएगा इनका नाम। इसका हेडक्वार्टर है शिमला में। इसके अलावा बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट इज recently Bollywood actor and retired army officer Bikramjit Kanwarpal passed away. He was from which district of Himachal Pradesh? हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता और सेवानिवृत्त सेना अधिकारी विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोलन। तो सोलन जिले के थे विक्रमजीत कंवरपाल, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ईयर 1989 में इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था, और 2002 में एज ए मेजर रिटायर्ड हुए थे ये इंडियन आर्मी से। इसके बाद 2003 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज बार्कलेज हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10%। तो बार्कलेज ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 11% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि ये इंडिया की GDP 10% हो जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 7.6% इन्होंने प्रेडिक्शन की है। बार्कलेज के CEO हैं जेस स्टेले, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसके अलावा कुछ और वेरियस एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, जैसे कि UNESCAP के द्वारा 7%, बार्कलेज के द्वारा 10%, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 10.1%, RBI द्वारा 10.5%, सीरियल द्वारा 11%, S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा 11%, मूडीज एनालिटिक्स द्वारा 12%, और IMF द्वारा 12.5%, OECD द्वारा 12.6%, नोमुरा द्वारा 12.6%, और फिच द्वारा 12.8% ये प्रोजेक्ट की गई है इंडिया की GDP। Who has partnered with the Indian government to roll out a vaccine finder tool on its mobile app in India? भारत में अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन खोजक उपकरण को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ भागीदारी की है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। तो फेसबुक ने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ एक भागीदारी की है, जिसके अंतर्गत जो इनकी फेसबुक मोबाइल ऐप है उसमें ये वैक्सीन फाइंडर टूल इस नई फीचर को शुरू करेंगे, और ये फीचर 17 लैंग्वेजेस में होगा। और इस वैक्सीन फाइंडर टूल फीचर के जरिए वैक्सीन सेंटर लोकेशन और उनके आवर ऑफ ऑपरेशन, इन सभी को पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा फेसबुक द्वारा भारत को $10 मिलियन की ग्रांट भी दी गई कोविड-19 सिचुएशन से जूझने के लिए। बात करें फेसबुक की, इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of how much amount on ICICI Bank for non-compliance with its directions in the matter of shifting of securities from one category to another category? भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का अनुपालन करने पर ICICI बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 करोड़। तो 3 करोड़ का पेनल्टी लगाई गई है ICICI बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि इन्होंने जो RBI द्वारा डायरेक्शंस दी गई हैं कि सिक्योरिटीज़ को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में किस तरह से शिफ्ट करना है, उन्हें नॉन कंपाइल किया, उनका पालन नहीं किया, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इन्हें ये पेनल्टी लगाई गई।
आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। टू रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क ऑफ सम ऑफ द ग्रेट अनसंग हीरोज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोल माइनर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। औद्योगिक क्रांति के कुछ महान नायकों के कठिन परिश्रम को पहचानने के लिए कोयला खदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मई 4। तो 4 मई को हर वर्ष कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामित्व योजना के संबंध में सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तीन सिचुएशंस हैं, तीन इसकी लाइंस हैं और इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी सही है। एक एक करके रीड करते हैं। स्वामित्व इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्वामित्व एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नंबर सेकंड, इट्स एम टू डेमोक्रेट द रूरल इनहेबिटेड एरिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबाद क्षेत्रों का सीमांकन करना है। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस स्कीम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना का एक नोडल मंत्रालय है। देखिए स्वामित्व स्कीम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो ठीक हुई। सेकंड है इसमें इसका उद्देश्य ग्रामीण आबाद क्षेत्रों का सीमांकन करना है, तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है। नंबर थर्ड, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना का एक नोडल मंत्रालय है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2। बात करें स्वामित्व स्कीम की, इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा शुरू किया गया है और नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया। उस दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी रूरल इनहेबिटेड एरिया है उसे ड्रोन्स के थ्रू उसका सर्वे किया जाएगा, उसकी मैपिंग की जाएगी और इसमें जो एक्यूरेसी रखी गई है वो 5 सेंटीमीटर तक रखी गई है और 2021 से लेकर 2025 तक ये शुरू की गई है और लगभग 6.62 लाख विलेजेस को इसमें कवर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द मल्होत्रा कमेटी इन 1999। यह 1999 में मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर गठित किया गया था। नंबर सेकंड है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक संवैधानिक निकाय है। नंबर थर्ड, इट्स हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल 1, 2 एंड 3। बात करें इरडई की, इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, पहले दिल्ली में था और 2001 में शिफ्ट करके हैदराबाद किया गया और अप्रैल 2000 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और इसके चेयरपर्सन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। चंद्रो तोमर पास्ट अवे रिसेंटली, शी वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। चंद्रो तोमर का हाल में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़ी थी। ये चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शूटिंग। आप देख सकते हैं इमेज में, ये थी चंद्रो तोमर और इन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की भागवत गांव की रहने वाली थी और इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, मूवी का नाम था सांड की आंख, जिसमें भूमि पेडनेकर ने इनकी भूमिका निभाई थी। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इन 2021। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 2021 का विषय क्या था। ये है चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। तो 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया गया। मिडवाई कहते हैं दाई को और इस बार की थीम थी फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। पहली बार 5 मई 1991 में इसे मनाया गया था और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स, जिसके प्रेसिडेंट हैं फ्रेंका कैडी और हेडक्वार्टर है हेग है नीदरलैंड में। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एथलीट एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेल में विश्वास अभियान के लिए भारत के लिए किस एथलीट राजदूत के रूप में नियमित किया गया है। ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिलीव इन स्पोर्ट इस इवेंट के लिए। इसके अलावा कनाडा की एक शटलर हैं जिनका नाम है मिशेले ली, उन्हें भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो पीवी सिंधु इंडियन शटलर हैं और कनाडा की शटलर हैं मिशेले ली, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन का और ये कैंपेन वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इसका हेडक्वार्टर है ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में।
इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाच और 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट्स, इसे शुरू किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।